हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे सब और आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। हमने पेपर का पहला पार्ट हमने कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। बी नहीं, आज हम सी सेक्शन करेंगे जो कि फिजिक्स का रहेगा। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कैसा अप्रोच रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कितना आपको लिखना है, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आप और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये सैंपल पेपर था जिसमें 3 सेक्शंस दिए गए हैं, है ना। हमने लास्ट वाले वीडियो में इसका डिस्कशन किया था जिसमें 39 क्वेश्चंस थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसमें हमने सेक्शन ए कवर कर लिया था। सेक्शन बी जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पे 39 क्वेश्चंस थे जिसमें से तीन सेक्शंस थे इसमें, और 3 सेक्शन में से हमने सेक्शन ए बायो का कवर कर लिया था। अब हम सेक्शन सी देखने वाले हैं फिजिक्स का। ठीक है, 2 चैप्टर फिजिक्स के आने वाले हैं, मोशन और मोशन आने वाला है एक तो, और लॉज ऑफ मोशन उसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से 2 चैप्टर में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मिड टर्म के एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें सिलेबस जो है वो कम रहता है और अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं अब सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद ये रखूंगा कि आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें तो आपको ज़्यादा और अच्छा कंफर्टेबल फील होगा कि आप भी साथ साथ में करते जाएं इनको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26। सो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। मींस एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यही आपने पढ़ा होगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम पे, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रही है मान लो कोई एक पॉइंट से, और वो आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि मान लो कि वो b तक गई, फिर b से c तक गई, फिर C से D तक गई, है ना। इस तरीके से कार मूव कर रही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीज यूनिफॉर्मली विथ टाइम, अब टाइम के साथ कौन सी क्वांटिटी जो है इनमें से इंक्रीज कर रही है। ठीक, आपको पता है कि जो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जिसमें हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती रहती है ना, सेम अमाउंट में। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो जो आपका वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्पीड की बात तो हम करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि स्पीड, वेलोसिटी एक तरीके की स्पीड है लेकिन उसमें डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 27. An object of mass 2 kg is moving with a velocity of 4 meter per second. Its momentum is, momentum आपको कैलकुलेट करना है, एंड आप मोमेंटम आप जानते हो, मोमेंटम इज p, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 2 kg मास दिया हुआ है हमको, और वेलोसिटी कितना दे रखा है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 kg, 8 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 kg मीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझते रहेंगे तो इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, इसी हिसाब से जैसे एक पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आई गेस 14 तारीख को होगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 28। इन विच केस द एवरेज स्पीड इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी, कब
कब और किस केस में जो एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन देखो कि बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें डायरेक्शन चेंज होता है सिर्फ, है ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रह सकता है। अब बॉडी रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मींस इनिशियल और फाइनल जो है वो दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। मींस जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी अपने आप जीरो हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, है ना, इस वाले केस में क्या होगा, जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है फोर्स का, तो फोर्स का एसआई यूनिट आपको पता है क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, है ना। पास्कल किसका होता है, पास्कल होता है किसका, प्रेशर का, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। ठीक, इनको अभी आपको ध्यान में रखना है। जूल किसका होता है, जूल होता है किसका, एनर्जी का। ठीक है, ऐसे ही वॉट किसका होता है, वॉट होता है किसका, पावर का। ठीक, एसआई यूनिट्स। ठीक, इसके अलावा इस चैप्टर में जो भी हैं उनके एसआई यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का एसआई यूनिट आपको याद होगा। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सेम गोज विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी, वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि ए का क्या होता है, ए का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फोर्स, फोर्स का तो हम पता चल गया है कि न्यूटन, समझ में आ गया। और एक मोमेंटम का भी, मोमेंटम अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, केजी, फिर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो इनमें से आप ये याद रख लीजिए, अगर अगर क्या पूछा गया है कि यूनिट पूछा है, ऐसा यूनिट, तो कोई भी एक ऐसा यूनिट आपसे पूछा जा सकता है, इन्हीं में से कोई ऐसा यूनिट होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी द नेट फोर्स, जब इक्वल एंड अपोजिट, है ना, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, और ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स। ये मान लीजिए कि ये 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले ये क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है या डायरेक्शन होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम एक स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होगा, स्पीड, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी आपको डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। पाथ लेंथ, लेंथ यानी कि डिस्टेंस ही हो गया, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी एक्सेलरेशन भी आपका एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये आपको चीजें याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको पता है कि दो स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, पहला स्टेटमेंट और जिसको असर्शन बोलेंगे, और उसी का रीजन दिया होगा स्टेटमेंट 2, दैट इज रीजन आर। अगर अगर पहले स्टेटमेंट का रीजन दूसरा वाला दिया हुआ है तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। एंड सी मींस ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो सी ऑप्शन लगा देंगे। डी वाले में क्या होगा, ए फॉल्स है तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन दिया होगा न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अ मेजर ऑफ फोर्स। सही बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता, सेकंड लॉ क्या कहता है कि क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सर्टेड फोर्स। ठीक है, या अप्लाइड फोर्स। और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यही तो सेकंड लॉ बताता है।
है ना, F इज इक्वल टू m इंटू ए, द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यही बताता है। तो दोनों के दोनों सही हैं और एक दूसरे के साथ लिंक भी हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए विल बी दी राइट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 सेम, इसमें भी असर्शन रीजन बताना है। इसमें देखो कि अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार, ठीक है, यहां तक सबको विजिबल होगा अच्छे से। तो असर्शन, असर्शन क्या कह रहा है कि सॉरी 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 a body is moving in a circular path with a constant speed set to be accelerated। हाँ, अगर सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। क्यों? अगर स्पीड भी सेम है तो भी उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें स्पीड तो सेम रहती है, लेकिन लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ठीक, इन अ सर्कुलर मोशन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, तो दूसरा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी तो चेंज होती ही नहीं है ना, दूसरा ऑप्शन तो गलत ही है। तो खाली एक ही ऑप्शन सही है, और एक ही ऑप्शन सही है तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, इजी इजी स्टेटमेंट है, आपको बहुत हार्ड वाला चीज आपको कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप साथ में शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी इसको अच्छे से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 34, अब देखिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अ रनर टेक्स अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 70 मीटर, ठीक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है, 70 मीटर, 70 मीटर का ट्रैक रेडियस है, ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू आपको दी है कितनी, 70 मीटर। ठीक है, अब व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्टेंस बताना है। तो मान लो कि अगर ये यहां से शुरू करता है ए पॉइंट से और ये करके पूरा पाथ कवर करके फिर से ए पे आ जाएगा, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने जितना इसका सर्कुलर पाथ है इतना ही डिस्टेंस कवर किया, मींस इसके सरकमफेरेंस के बराबर किया। सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या रख देंगे वैल्यू, 2 पाई आर में इसकी वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70। ठीक है, तो 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, तो 2 इंटू 22 44 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 440 मीटर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे वापस आ गया, है ना, फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो है सेम है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आप 0 कर दीजिए बस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अटेम्प्ट ईदर क्वेश्चन ए और बी, या तो आप ए अटेम्प्ट करो या तो बी अटेम्प्ट करना है। व्हेन अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड ही मूव्स फॉरवर्ड, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो स्विमर है, जो तैराकी है, वो क्या करता है, पुशेस वाटर बैकवर्ड, वो पानी को क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है और स्विमर आगे की ओर चला जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये गति के तीसरे नियम से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट, है ना, देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एन एक्शन, है ना, किसी भी, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे ही स्विमर क्या करेगा, जैसे ही स्विमर पानी को पीछे की ओर धकेलेगा तो वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, एक्शन, तो पीछे की ओर धकेल रहा है तो पानी भी उतना ही फोर्स आगे की ओर एक्सर्ट करेगा, तो उसकी वजह से उसका जो रिएक्शन होगा जिसकी वजह से स्विमर जो है आगे की ओर मूव कर जाएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये इस तरीके की घटना हो पाती है। ठीक, आई होप इसका आंसर आप लिख लेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी
फाइंड्स इट्स मास, मास आपको बताना है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है देखो कि F इज इक्वल टू, यहां से F इज इक्वल टू m इंटू ए, यहां से आप चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जहां पे फोर्स आपको दिया हुआ है कितना, फोर्स आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, फोर्स आपको 10 न्यूटन दिया हुआ है, एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, और ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इन अ बॉडी फाइंड इट्स मास आपको निकालना है, तो यहीं से इस फॉर्मूले से निकाल लो, तो फॉर्मूले से F इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, m विल बी 10 अपॉन 2, दैट इज 5 kg, कितना हो जाएगा 5 kg, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इजी क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले बहुत कम फॉर्मूले हैं जिसका यूज करना है आपको, और आंसर निकालना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनी थ्री, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। यहां देखो इसका आंसर, यूनिफॉर्म एक तरफ आप बना सकते हो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और दूसरी तरफ आप कर सकते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको डिफरेंस लिखना है, तो पहला डिफरेंस हो जाएगा इसके पाथ पे, पहला पाथ पे कि इसका जो पाथ है वो कैसा है, यानी कि जो रास्ता है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, और यहां पे देखोगे तो इन इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है कोई बॉडी, यूनिफॉर्म, अगर हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में। इससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं, वेलोसिटी वाला, वेट कीजिएगा जरा, दूसरा पॉइंट हम वेलोसिटी ले लेते हैं, सेकंड इज वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इस वाले केस की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी के बेस पे ही तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लीनियर मोशन शो कर रहा है, मतलब यहां से अगर ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, इस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू किया और इस पॉइंट पे भी आया, तो हर एक पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का जो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि यहाँ वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड होगी, और हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सेम है, इनिशियल और फाइनल सेम होगी, तो आपका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। फॉर्मूला आपको पता है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो। इसमें एक्सेलरेशन जो है नॉन जीरो की कैटेगरी में रहता है, इसको आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जिसकी वैल्यू a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r के फॉर्म पे हम लोग निकालते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म पे, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 3 मार्क्स में। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको डिफरेंस बताना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो आप देखोगे हमेशा जो स्पीड रहती है, इसमें स्पीड हमेशा क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जबकि जबकि क्या चेंज होगा इसमें, डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन चेंज रहता है, डायरेक्शन चेंज करता है हमेशा, ठीक है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है इस वाले केस में, है ना। कैसे, इस वाले केस में यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस तरीके से डायरेक्शन में जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक। तो वही हमने कहा कि पहला तो पाथ की एक लीनियर पाथ में मूव करता रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे मूव करती रहेगी, इसमें जो वेलोसिटी है वो कैसा रहेगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो सेम रहती है, तो वेलोसिटी जो है चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसमें रहता है कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है, अगर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मींस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जीरो ना बोल करके वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी सभी को। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग जरूर बताएं, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 हमने कवर कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, a cricketer hits a ball with his bat, the speed and direction of the ball change instantly,
ठीक है, क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ बैट, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंज इंस्टेंटली, विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो कौन सा लॉ ऑफ मोशन ये करता है चेंज, जहां चेंज या मोमेंटम की जहां पे हम बात करते हैं वो कौन सा लॉ है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता देना है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट, यहाँ पे आप लिख लो, इट it states that it states that change in momentum, it states that change in momentum per unit time is directly proportional to wait directly proportional to applied force है ना, यही तो करते हैं, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। ठीक है, यही हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये आपको इतनी सी बातें आपको लिख देनी है इस वाले क्वेश्चन में, है ना। इसका पार्ट बी अगर देखेंगे तो व्हाट हैपेंस इफ अ ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल। इन्होंने कहा कि अगर हम ग्रेटर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो अगर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, अगर मोमेंटम में चेंज आएगा तो उसके वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, है ना। क्योंकि मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम इनटू वी। अगर किसी पे अगर हम बॉल पे अगर हम बैट को हिट करेंगे, है ना, या बॉल पे बैट को अगर बैट से हिट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, उसका वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर मोमेंटम हाई हो जाएगा तो जो हमने फोर्स लगाया है तो जो बॉल होगा उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको यही लिखना है इसमें, what happens if a greater force is applied on the ball, so if the greater force is applied on the ball then greater momentum will be generated and the velocity will be higher in this case। बस इतना सा आपको लिख देना है इस वाले केस में। तो ये रहा था आपका क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, 37। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। नाउ वी आर मूविंग टू दी 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन आप देखो, ये एक केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इन अ कार क्रैश द पैसेंजर्स टेंड टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द सडन स्टॉपिंग। कार क्रैश, कार का अगर एक्सीडेंट हो रहा है क्रैश के टाइम पे, तो जो पैसेंजर है उसमें बैठे होंगे वो आगे की ओर क्या हो जाएंगे, आगे की ओर मूव कर जाएंगे, है ना। मॉडर्न कार ये आगे की ओर मूव कर जाएंगे, ये आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो बोलता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया यही तो बोलता है। मॉडर्न कार्स हैव एयर बैग्स एंड सीट बेल्ट टू रिड्यूस द इंजरीज। ठीक है, मॉडर्न कार जो नई कारें आई हैं उसमें एयर बैग्स और सीट बेल्ट्स होती हैं जो कि इंजरी को कम करने का काम करती है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स व्हाई पैसेंजर मूव फॉरवर्ड इन द क्रैश डायरेक्शन। तो लॉ ऑफ मोशन, कौन सा लॉ ऑफ मोशन लिखना है आपको, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। बस ये आपको लिखना है और एक्सप्लेन करना है। अब इसमें एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन स्टेट इन अ मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पहले लॉ के अकॉर्डिंग जो कार चल रही होगी, है ना, कार चल रही होगी तो पैसेंजर भी उसी स्पीड में आगे की ओर मूव कर रहे होंगे क्योंकि अपर बॉडी उसकी फ्री रहती है। ठीक है, जैसे ही क्रैश होगा तो अपर बॉडी किस में है, आपके मोशन में है, तो वो भी आगे की ओर जाना चाहेगा ना, आगे की ओर जाना चाहेगा। ठीक है, और नीचे वाली बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, इसीलिए हमको इंजरी के चांसेस रहते हैं। समझ में आ गया, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लिख देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डू एयर बैग्स एंड सीट बेल्ट रिड्यूसेस द इंजरी। आपको बताना है कि सीट बेल्ट और एयर बैग्स किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, आइए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। इस वाले केस में लिख लेंगे कि सीट बेल्ट की बात पहले कर लेंगे हम लोग, सीट बेल्ट की बात कर लेंगे तो व्हाट विल सीट बेल्ट रीस्ट्रेन पैसेंजर्स, सीट बेल्ट restrain passengers preventing ejection, preventing
preventing ejection and spreading the stopping force over stronger body part. ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं एयर बैग्स के बारे में। सो द एयर बैग्स increases the stopping time and contact area reducing the peak force thus lowering the injury ठीक है। तो सीट बेल्ट क्या करेगा, सीट बेल्ट रिस्ट्रेन्स पैसेंजर्स यानी कि पैसेंजर को कंट्रोल करने का काम करेगा। प्रिवेंटिंग इजेक्शन यानी कि सीट बेल्ट क्या करेगा, उनको रोके रखेगा, या नहीं तो अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो जो पैसेंजर बैठा होगा वो कार के बाहर चला जाएगा शीशा तोड़कर, है ना। स्प्रेडिंग द स्टॉपिंग फोर्स, जो स्टॉपिंग फोर्स है उसको पूरे सीट जितना पूरा कवर कर रखा है सीट बेल्ट ने, उस पूरे एरिया को क्या करता रहता है, फोर्स है वो स्प्रेड करके रखेगा ओवर स्ट्रॉन्गर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया। सीट बेल्ट का ये काम हो जाएगा। एयर बैग्स क्या करेंगे, एयर बैग्स इंक्रीजेस द स्टॉपिंग टाइम, वो क्या करेंगे, स्टॉपिंग टाइम को इंक्रीज करेंगे। एंड कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूसिंग द पीक फोर्स, जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, जिससे कि जो इंजरी के चांसेस होंगे उसको लोअर करने का काम कर देंगे सीट बेल्ट प्लस एयर बैग्स, इसीलिए इनके फायदे होते हैं। ठीक, आई होप ये आंसर जो है आप लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। इसी का या तो आपको सी अटेम्प्ट खाली या तो सी करना है या तो डी करना है आपको, है ना। तो अब देखिए, अ कार ऑफ मास 100 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड मूव कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। ब्रेक ने कितना काम किया। अ कार ऑफ मास यानी कि सबसे पहले जो जो चीज दी है वो लिख लेंगे। मास दिया हुआ कितना, 1000 kg मास दिया हुआ है। ठीक है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड यानी कि u कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और कम टू रेस्ट इन 5 सेकंड यानी कि v रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा कितने टाइम में, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। तो आपको बताना है कितना फोर्स एक्सर्ट करा इसने, फोर्स यानी कि f की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपको पता है कि f इज इक्वल टू m इंटू a होता है। ठीक, f की वैल्यू निकालनी है, m इंटू a की जगह हम क्या रख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है। m की जगह यहाँ पे रख लो 1000 इंटू v माइनस यू, v की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 20 ओवर टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको तो 1000 इंटू माइनस 20 ओवर 5, 5 4 जा 20 माइनस 4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, माइनस 4000। ठीक है, माइनस 4000 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पे काम कर रहा है, क्योंकि ब्रेक जो है अपोजिट डायरेक्शन में तभी तो रुकेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी आसानी के साथ बना सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर डी देखो, इसी का या तो सी अटेम्प्ट करना है या तो डी अटेम्प्ट करना है, अलोंग विद ए एंड बी। ठीक है, टू अपोजिट फोर्सेस 25 राइट एंड 15 न्यूटन लेफ्ट एक्ट्स ऑन अ 5 kg ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट नेट फोर्स और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो ये है टू अपोजिट फोर्सेस, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपका कितना, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आप इस डायरेक्शन पे कितना, राइट डायरेक्शन से 25 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो और लेफ्ट से कितना कर रहे हो, 15 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, तो 25 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन कैलकुलेट कर लेंगे, तो F विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट ही निकालते हैं नेट फोर्स में। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ए निकालना है। तो ए आप निकाल सकते हो कैसे,
फॉर्मूला से निकाल सकते हो, f इज इक्वल टू m इंटू a से निकाल लो, है ना। a की वैल्यू, f की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 10, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 विल बी a, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस इसमें तो यही फॉर्मूले हैं, है ना, इस पे बेस्ड। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। तो अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, या तो ए आप ऑप्शन कर लो या तो बी आप करना है, यानी सारा आपको नहीं करना है ना, बहुत सारे चॉइसेस दिए हुए हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर, a train travels 120 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour and the next 120 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour. Find the average speed of the train of the whole journey. Average speed क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अ ट्रेन ट्रेवल्स, अब देखो अब ट्रेन जो है पहला वो यहाँ तक 120 किलोमीटर जो है, 120 किलोमीटर कितने स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल कर रहा है। और दूसरा नेक्स्ट 120 किलोमीटर, अगला जो 120 किलोमीटर है, अगला 120 किलोमीटर है वो कितने में 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, अब टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और आपकी स्पीड दे रखी है, तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो टाइम यहां से कैसे निकाल लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दो टाइम हमको निकालना है, यहाँ पर आप टाइम अलग निकाल लो और यहाँ पे टाइम आप अलग निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लो कि टाइम t1 लगता है, तो t1 विल बी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 120 ओवर स्पीड कितना है 60, टाइम कितना लग जाएगा 2 आवर्स लग जाएंगे यहाँ पे टाइम t1। t2 कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, t2 120 किलोमीटर्स और 40 किलोमीटर्स, ठीक है। स्पीड इसकी कितने है 40 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 3 आवर्स लग जाएंगे इसको, ठीक है। ये टोटल टाइम आ गया हमारा। तो एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज 120 प्लस 120 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हमारे कितना लग गया 5 आवर्स लग गए, यही तो लगा। तो एवरेज स्पीड आपका कितना निकल गया, कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 240 ओवर 5 आवर्स कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आपको निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल जाएगा 120 प्लस 120 यानी कि 240 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकालने के लिए आपको इस ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इस पे कवर करना है कि वो कितना चल रहा है 120 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर कितना हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, तो यहाँ से हम t1 निकाल लेंगे, ये वाला t1 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा। ये वाले केस के लिए 120 अपॉन 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आवर्स हो जाएंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा। और तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। इसी के बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दूसरा पार्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल
इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या थोड़ा सा ऑप्शन इसमें इसको इस तरीके से देख लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पे था और वो बी पॉइंट पे पहुंचता है और फिर सी पॉइंट पे पहुंचता है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे उसने कितना 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड में उसने कितना 10 मीटर ट्रेवल किया। अगला 10 मीटर भी उसने कितना टाइम लिया, 10 सेकंड लिया। अगला अगला 10 मीटर भी उसने कितना टाइम लिया, 10 सेकंड्स का ही लिया, है ना। तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा हो तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा नहीं कर रहा होगा तो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसका एग्जांपल दे देंगे, बहुत आसान है, आसानी के साथ इसको कर सकते हो आप। ठीक है, थर्ड देखो जरा कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया ऑक्युपाइड होता है उसमें हम क्या निकालते हैं, तो उसमें हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम एरिया ग्राफ में क्या निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। रिमेंबर दिस। अब क्वेश्चन नंबर बी देखो, इसका बी पार्ट हमने ऊपर वाला पार्ट या तो आपने कर लिया हो या तो नीचे वाला पार्ट करेंगे। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बस स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो इसको हम लिखते जाते हैं। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ इतना, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस भी कैलकुलेट करना है। ट्रेवल टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ, यानी कि कितनी स्पीड एक्वायर कर ली उसने, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड एक्वायर करने में, कितने से, 0 से 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करते हैं, जब भी किलोमीटर पर आवर आएगा उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चेंज कर लिया आपने। तो अब आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो आसान के साथ या मोशन ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन आप लगा दीजिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी, यही हो गया। यहां से t की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू देखो 10, u की वैल्यू कितनी है 0, प्लस a की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू टी हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू टी, यही हो जाएगा। ठीक, ये इसको नीचे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/0.1, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू टी, मीन्स टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा कि 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड एक्वायर करने के लिए उसको कितना, उसको 100 सेकेंड्स का रिक्वायरमेंट होगा, है ना, 100 सेकेंड में इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप s की वैल्यू निकालनी है ना, s भी कैलकुलेट करना है, तो आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो या थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू कितना है, 0 है, तो ये पूरा पोर्शन जो है 0 हो जाएगा, और हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू टी, टी का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर कर देंगे हम, कितना हो जाएगा ये। इसके नीचे इसको पॉइंट को अगर आप सॉल्व करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ कर सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 100 इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 500 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट देखिए, विच टाइप ऑफ, क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिफाइन दिस टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, ये इस तरीके का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो ये जो इंक्लाइंड है ये क्या शो करता है ना, आपको बताना है विच टाइप ऑफ मोशन, तो आप इसको लिख देंगे यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बस यूनिफॉर्म मोशन आप इसमें लिख देंगे, जिसमें स्पीड जो है वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बस आपको पॉइंट्स में आंसर देने हैं इसको। व्हाट इज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन,
निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? अब एक्सेलरेशन आपको पता है कि चेंज इन मोमेंट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक। तो निगेटिव एक्सेलरेशन भी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम तो होता ही है, लेकिन जो स्पीड होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगा, धीरे धीरे जो है कम होती चली जाएगी और फाइनल में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसके पॉइंटर्स आप कुछ लिख लें कि निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा गया है पहले, रिटार्डेशन, ठीक है। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी where an object speed decreases over the time, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती चली जाती है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे फिजिक्स के सेक्शन सी के, जिसमें हमने मोस्ट देखे कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत पूछे गए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आसानी के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एग्जांपल्स के थ्रू पूछे गए हैं, जिसमें आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपका लॉज ऑफ मोशन है उसमें आपको क्या करना है, लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आप सारे लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लें विद एग्जांपल। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, ठीक है। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड में, उसी वेलोसिटी में मूव करता चला जाएगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, ठीक है। इतनी चीजें करनी है आपको, ठीक। दूसरा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट याद कर लें और F = m/a याद कर लें, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो आपको याद करना है बस, और उसके एग्जांपल्स है ना, कहां पे एग्जांपल्स होंगे वो बस इस चैप्टर में यही, और बहुत आसानी के साथ एक पेज में पूरा चैप्टर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार कीजिए, देखिए और साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए और खुद सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करें, और फिर नहीं आएगा फिर दोबारा फिर वीडियो को देखें और फिर से जो है अपने आप इसको करने की कोशिश करें। साथ में एक क्वेश्चन आपको किसमें दिखाई देगा, एक क्वेश्चन ऐसा यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसा यूनिट वाले बेस्ड भी क्वेश्चंस आप कर लेंगे, है ना। F = ma वाला इक्वेशन जो है वो आप याद रखें, मोशन ऑफ इक्वेशन सारे के सारे याद रखें, ठीक। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और बने रहें वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें उसको, ताकि आगे वाले जितने भी वीडियोस होंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे अपना, और साथ साथ में पढ़ाई करते रहें, हेल्दी रहें। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।